समजात अंग क्या है, यानी होमोलोगस ऑर्गेन क्या है। तो समजात अंग मतलब समान आकार है। समजात मतलब समान आकार है, लेकिन उसका कार्य जो है सो अलग अलग है। उत्पत्ति और आकार उसका समान है, लेकिन काम अलग अलग है। उसको क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ का पंख है, चमगादड़ का पंख है, लगभग देखने में हाथ की तरह होता है। मानव का हाथ है ना, उसी टाइप का होता है, लेकिन वो उड़ने का काम करता है। फिर मछली का पंख है, तो मछली का पंख भी हाथ की तरह होता है, लेकिन वो तैरने में काम आता है, यानी तैरने के लिए रहता है। मानव का हाथ है पकड़ने के लिए, कोई भी चीज़ है उसको पकड़ने के लिए मानव का हाथ है। जैसे शेर का हाथ है दौड़ने के लिए, शेर जब भी दौड़ता है तो अपन पहला पैर है, पहला पैर वही क्या करता है, आगे उठाता है, यानी हाथ जो है उसका वही पहले आगे करता है। इसीलिए दौड़ने के लिए शेर का हाथ होता है। तो ये सब लगभग सेम है, आकार लगभग क्या है, इसका आकृति सेम है, लेकिन काम सबका क्या है, अलग अलग है। ये उड़ने का काम करता है, ये तैरने का पानी में, और ये पकड़ने, कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए मानव का हाथ काम करता है। उसके बाद दौड़ने के लिए शेर का हाथ होता है। उसको इस सब को समजात अंग कहते हैं। उसके बाद होता है कि असमजात अंग। असमजात अंग मतलब आकृति जो है सो अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, लेकिन काम जो है सो काम एक ही होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, असमजात। स्पष्ट है, असम यानी समान नहीं है अंग, तो असमजात अंग। देखो इसका आकृति भिन्न भिन्न है, अलग अलग होगा, इसका आकार भिन्न भिन्न होगा, लेकिन कार्य जो है इसका समान ही होगा। उसको क्या कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी का पंख, पक्षी में 2 पंख होता है, उड़ने का काम करता है, लेकिन वैसे ही तितली में 4 गो पंख होता है। तितली है, तितली में 4 गो पंख होता है, ये भी उड़ने का ही काम कर रहा है। तो काम दोनों का क्या है, समान है, लेकिन आकार दोनों का भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसका 2 है, इसका 4 है, तो इसको क्या कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं। उसके बाद होता है कि अवशेषी अंग। अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। अवशेषी अंग उसको कहते हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। ये अंग ना पूर्वज, यानी हमारे पूर्वज थे उस समय विकसित था। आज से देखो कई हजार साल पहले जब गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध थे ना, उनका कान बहुत बड़ा बड़ा था, इतना इतना बड़ा कान था। और धीरे धीरे अब आदमी का कान धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये सब क्या अवशेषी अंग है। अभी फिलहाल में शरीर में लगभग 100 अवशेषी अंग होगा, लगभग शरीर में 100 अवशेषी अंग होगा। जैसे देखो बाल है, त्वचा का बाल है, अवशेषी अंग क्या है, त्वचा का बाल है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, लेकिन ये सब क्या है, अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं होता है। ये अपेंडिक्स रहता है शाकाहारी जीव में रहता है, ज़्यादा विकसित रहता है। जो शाकाहारी जीव होता है ना, जैसे घास और खाता है, तो उसमें ये काम करता है। ये अपेंडिक्स है, ये सब क्या है, अवशेषी अंग है। अब देखो जीवाश्म क्या है, जीवाश्म। तो जीवाश्म जो है सो आज से कई हजारों सालों पहले प्राकृतिक घटना के कारण पेड़ पौधा जो है, जीव जंतु सब दब गया था मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर दब गया था, और वे सभी जीव जंतु जो है सो मतलब जीवाश्म के रूप में बदल गया था। यानी ईंधन नहीं होता जीवाश्म, वही क्या है, जीवाश्म के रूप में बदल गया था। इसी से कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि का निर्माण हुआ है। तो जीवाश्म जो है, जीवाश्म यानी कितना पुराना है, इसका आयु ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका है रेडियो कार्बन काल निर्धारण। रेडियो कार्बन काल निर्धारण है, इसी से पता चलता है कि ये जीवाश्म जो मिलता है वो कितना साल पुराना है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर से कोई चट्टान मिला है, कोई चट्टान मिला है, या कोयला का खान मिला है, इसी से पता चलता है, किससे, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से पता चलता है कि ये कितना पुराना है और ये कब पृथ्वी के अंदर दब गया था, जिसके कारण ये जीवाश्म के रूप में बदल गया है। आर्कियोपटेरिक्स नामक एक जीवाश्म है, ये भी क्या है, एक जीवाश्म है।
जिसमें रेप्टिलिया एवं एबीज का गुण पाया जाता है। यानी इससे पता चलता है कि ये जीवाश्म जो बनना है, ये जीवाश्म वो रेप्टिलिया एवं एबीज के मृत शरीर से, मृत अवशेष से ये बना है जीवाश्म। और क्यों पटेरिक्स नामक जीवाश्म, तो इसमें जो है से रेप्टिलिया एवं एबीज के गुण पाया जाता है। अब देखो फूल गोभी क्या है, तो फूल गोभी जो है सो एक बंध्य पुष्प है। फूल गोभी क्या है, एक बंध्य पुष्प है। और ये बंध्य पुष्प जो है ना, इससे पहले बंध्य पुष्प से पहले जो है सो बंद गोभी होता था। क्या होता था, बंद गोभी। और इस बंद गोभी का एक प्रजाति करम कला था। ये बंद गोभी का एक प्रजाति करम कला था। इसका इंग्लिश नाम होता है विल्ड कैबेज। यानी इसी का उपयोग मानव जो है सो अपना भोजन के रूप में करता था। सबसे पहले ये जो है बंद गोभी, ये बंद गोभी का एक प्रजाति था करम कला। इसी का यूज लोग भोजन में करते थे। और इसी का फिर एक नए प्रजाति आ गया फूल गोभी। और फूल गोभी जो सो बंध्य पुष्प है। और इसी फूल गोभी यानी बंध्य पुष्प का भी एक नया प्रजाति है। बंध्य पुष्प है, इसका एक नया प्रजाति है ब्रोकोली। ब्रोकोली प्रजाति है। किसका प्रजाति है, तो बंध्य पुष्प का। बंध्य पुष्प का एक प्रजाति फूल गोभी। आगे देखना है कि जाति उद्भवन क्या है। जाति उद्भवन, जाति उद्भवन का अर्थ है कि नए जाति का निर्माण होना। जैसे कि लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन जब होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो इसमें जो है सो विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें कुछ चेंजिंग आते रहता है। यह चेंजिंग जैसे डीएनए एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। डीएनए एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। ये विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे परिवर्तन होने लगता है। जीवों में जो है सो छोटे छोटे परिवर्तन होता है, जिसे सूक्ष्म विकास कहते हैं। तो जीवों में जब छोटे छोटे परिवर्तन होता है तो इसे सूक्ष्म विकास कहते हैं। और जीवों का ऐसा समूह है, जीवों का वैसा समूह जो जनन करने में सक्षम होता है, उसे स्पीसीज कहते हैं। तो देखना है कि सूक्ष्म विकास, सूक्ष्म विकास। लैंगिक जनन के क्रम में क्या होता है कि जीवों में जो है सो छोटा छोटा परिवर्तन होते रहता है, छोटा छोटा चेंजिंग आते रहता है। इसे ही सूक्ष्म विकास कहते हैं। छोटा छोटा चेंजिंग आता है, इसी को क्या कहते हैं, सूक्ष्म विकास कहते हैं। छोटा छोटा चेंज, इसे ही इसे ही क्या कहते हैं, सूक्ष्म विकास कहते हैं। स्पीसीज जीवों का वैसा समूह को कहते हैं जो जनन करने में सक्षम होता है और नए संतति का निर्माण करता है। स्पीसीज कहते हैं, जैसे मानव एक स्पीसीज होता है, तो स्पीसीज उसी को कहते हैं जो जनन करने में सक्षम होता है और संतति का निर्माण करता है। और इसी के कारण स्पीसीज में जब जनन होता है तो इस जनन के फलस्वरूप जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और इस विभिन्नता के कारण जो है सो अगला पीढ़ी जनन करने में सक्षम नहीं होता है। यानी जो संतति जीव होता है, संतति जीव वो जनन में सक्षम नहीं होता है, जनन में सक्षम नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार नए जीव का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं, जाति उद्भवन। यानी नए जाति का उत्पादन, नए जाति का विकास हो जाता है, उसी को जाति उद्भवन कहते हैं। तो जाति उद्भवन का अर्थ है कि नए जाति का निर्माण होना। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। डीएनए एवं गुणसूत्र में बदलाव आते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ चेंजिंग आते रहता है। जीवों में कुछ न कुछ चेंजिंग आते रहता है। तो वो छोटा छोटा जो चेंज आता है यानी बदलाव आता है, उसको सूक्ष्म विकास कहते हैं, उसको सूक्ष्म विकास कहते हैं। और जीवों का ऐसा समूह होता है जो जनन करने में सक्षम होता है, उसी को स्पीसीज कहते हैं। और इस जनन के क्रम में क्या होता है कि एक नए जाति यानी एक नए संतति का निर्माण होता है। वो आगे जनन करने में सक्षम नहीं होता है, जनन करने में सक्षम नहीं होता है। इसे ही जाति उद्भवन कहते हैं।
यानी क्या होता है कि नए जाति का निर्माण हो जाता है। जो जनन करने में सक्षम नहीं रहता है, इसी को जाति उद्भवन कहते हैं। जाति उद्भवन कहते हैं। जाति वृत्त यानी आणविक जाति वृत्त। आणविक क्या है कि विज्ञान का एक भाग होता है। विज्ञान का एक भाग है जिसमें हम डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। ये आणविक एक विज्ञान का भाग होता है, जीव विज्ञान का एक भाग होता है जिसमें डीएनए एवं आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। और जाति वृत्त का अर्थ होता है कि पुनरावृत्ति। तो इसका अर्थ होता है कि जब जनन होता है तो जनक के शरीर से क्या होता है कि संतान में डीएनए जाता है। और ये डीएनए में कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है। जैसे जनक में डीएनए है वैसा ही जाता है उसके संतान में। जैसा डीएनए जनक में वैसा ही डीएनए संतान में, फिर वैसा ही इसके संतान में, फिर वैसा ही इसके संतान में। इसी को क्या कहते हैं? आणविक जाति वृत्त। यानी डीएनए का पुनरावृत्ति होता है, इसी को जाति वृत्त कहते हैं। डीएनए जो है ये डीएनए रहता है केंद्रक में पाया जाता है। ये डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। और ये जो है सो आनुवंशिक गुण का वाहक होता है। आनुवंशिक, ये क्या है कि ये डीएनए जो है सो केंद्रक में पाया जाता है। और ये डीएनए आनुवंशिक गुण का वाहक होता है, यानी माता पिता के गुण को ले जाता है, उसके संतान तक ढोता है। यही डीएनए ढोने का काम करता है। तो हम जान गए हैं कि आणविक जाति वृत्त क्या है। आणविक जाति वृत्त का मतलब होता है कि डीएनए जो है सो जनक से उसके संतान में जाना। यानी जनक है, जनक में जैसा डीएनए है वैसा ही डीएनए और जैसा गुण है वैसा ही सेम उसके संतान में ले जाना ही जाति वृत्त कहलाता है।